तो सर एक बात बताइए, न्यू टैक्स का कॉमन जनता पे कितना फ़र्क पड़ा है? इसका कॉमन जनता पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा वो तो आने वाला टाइम ही बताएगा। 3 इम्पॉर्टेंट अपडेट्स हैं जो आप सबको पता होने चाहिए, वो मैं आपसे ज़रूर शेयर करना चाहूँगा। तो इस रिजीम्स का मतलब क्या हुआ? सिंप्लीफिकेशन था या पब्लिक को कंट्रोल करना है? इसका मेन पर्पस गवर्नमेंट के पर्सपेक्टिव से जानते हैं कि ओल्ड रिजीम और न्यू रिजीम का क्या फ्यूचर है? अगर उसका मैं मेजर रीज़न बताऊँ तो और पुराने केस लॉ का वेटेज क्या रहेगा नए में? ये एक थोड़ा सा एक ग्रे एरिया है। देखिए, वेलकम अगेन। इनकम टैक्स की सीरीज पार्ट 2 में आपका स्वागत है, जिसमें आज हम डिस्कस करेंगे इनकम टैक्स न्यू एक्ट 2025 का क्या इम्पैक्ट पड़ता है एक कॉमन मैन की लाइफ पर, राइट? सो इसके लिए अगेन हमारे साथ सीए विभू बत्रा जी हैं, उनसे हम क्वेश्चन आंसर करेंगे और थोड़ा सा इसके बारे में नॉलेज गेन करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। ओके, तो सर एक बात बताइए, न्यू टैक्स का कॉमन जनता पे कितना फ़र्क पड़ा है? देखिए, जैसे कि हम सब जानते हैं न्यू इनकम टैक्स एक्ट 1 अप्रैल 2026 से एक्टिव हो चुका है। इसका कॉमन जनता पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा वो तो आने वाला टाइम ही बताएगा। बट अभी इसके जो 3 इम्पॉर्टेंट अपडेट्स हैं जो आप सबको पता होने चाहिए, वो मैं आपसे ज़रूर शेयर करना चाहूँगा। सबसे ज़रूरी और सबसे अच्छी चीज़ जो हुई है, जो अभी तक मेरे ख्याल से सब टैक्स पेयर्स को, ऑलमोस्ट टैक्स पेयर तो अंडरस्टूड ही है, जो हम जैसे कंप्लायंस एक्सपर्ट्स तो खैर मैं खुद को नहीं बोलूँगा, या हम जैसे कंप्लायंस के जो पर्सनल्स हैं उन लोगों के लिए भी हमेशा एक कन्फ्यूज़न रहा है फाइनेंशियल ईयर, असेसमेंट ईयर, प्रीवियस ईयर का। तो वो सब कुछ अब हटा के एक टैक्स ईयर का कॉन्सेप्ट हो गया है। इसका सिंपल कॉन्सेप्ट ऐसे समझिएगा, पहले प्रीवियस ईयर होता था, जैसे मान लीजिए 26-27 आप जिसको अपनी अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी में फाइनेंशियल ईयर भी यूज़ करते थे, और जो उसको असेसमेंट ईयर एक साल आगे बोला जाता था, अब वो हटा के सिर्फ टैक्स ईयर का कॉन्सेप्ट आ गया है। यानी जिस साल आप टैक्स भर रहे हैं उसी साल टैक्स ईयर का कॉन्सेप्ट आ गया है। तो ये वाला जो पहला साल है ये कहलाएगा टैक्स ईयर 2026-27। तो अब आप असेसमेंट ईयर भूल सकती हैं 1 अप्रैल 2026 से। तो पहला मेजर चेंज तो ये हुआ है। अब आप ये कहना चाह रहे हैं कि पहले हमारे पास एक फाइनेंशियल ईयर होता था, एक असेसमेंट ईयर होता था, अब इन दोनों की जगह ओनली एक वर्ड होगा, टैक्स ईयर। एब्सोल्युटली टैक्स ओके, ईयर, टी वाई बोल सकते हैं आप उसको, इसको हम टी वाई बोलेंगे। अभी तक हमने बहुत बार एफ वाई कर लिया या ए वाई कर लिया या मेरे ए हिसाब वाई कर लिया, बट अब होगा टी वाई। से टी वाई ओके, टैक्स ईयर। गुड। और इसके अलावा हाँ, थोड़ा सा मैं यहाँ ऐड करना चाहूँगा, ये तो अभी आपने टैक्स ईयर की बात करी, इसके अलावा भी हम इनकम टैक्स एक्ट की बात कर रहे थे। दो और इम्पॉर्टेंट चेंजेस हैं जो मैं बताना चाहूँगा। सबसे ज़रूरी चेंज जो हमारे पिछले इनकम टैक्स एक्ट में 800 समथिंग सेक्शन से, 892 सेक्शन से, अब उनको घटा के 536 सेक्शंस हो गए हैं। तो एक सेक्शंस का रीऑर्गेनाइजेशन ज़रूर हुआ है, जिससे हम लोग खुद अपने टैक्स कंप्लायंस करवाने वाले या चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, वो भी है एज ऑफ नाउ इन सेक्शंस को मेमोराइज़ करने में लगे हुए हैं। तो एक ये मेजर चेंज है, 536 सेक्शंस को, बेसिकली 300 ऑड सेक्शंस को मर्ज कर दिया गया है, या उनको जो ऐसे सेक्शंस थे या ऐसे धाराएं थे, आप अगर आप जानना चाहें, तो वो उनको हटा दिया गया है लॉ में से। तो एक नया लॉ थोड़ा एक मॉडर्न ट्रेंडी लुक दे रहा है। और साथ ही साथ अभी हमने टैक्स ईयर की बात करी, एक नया ट्रेंड आपको दिखेगा। अब आप नज कैंपेन के यूज टू हो जाएंगी। नज कैंपेन का मतलब, जैसे ही आपकी प्रॉपर्टी बिकेगी, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को इन्फॉर्मेशन पहुंचेगी और वो आपको इन्फॉर्मेशन या आपको एसएमएस रिमाइंडर देगा कि मैम आपकी प्रॉपर्टी बिकी है, तो आप प्लीज़ एडवांस टैक्स दीजिए। तो एक ये नया एक सिनारियो, एक नया ट्रेंड शुरू होने वाला है, जिसको आप नज कैंपेन की तरह देख सकती हैं। जैसे ये डिपार्टमेंट को इन्फॉर्मेशन मिलेगी क्वार्टर एंड में कि आपने इतनी फॉरेन स्पेंडिंग करी या आपने इस साल ये प्रॉपर्टी बेची है, तो आपको इमीडिएटली नज के लिए आप तैयार रहिएगा। तो इसलिए आप अपने व्यूअर्स को ये जरूर इन्फॉर्म कीजिएगा कि कहीं उनको पैनिक होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, डिपार्टमेंट को पता चला है, अगर आपकी लेजिटमेट टैक्स पेड मनी है, अगर आपने एक्सपेंसेस किए हैं, तो यू नीडंट पैनिक, लेट दोज नजेस गो थ्रू, जस्ट टेक केयर वाइल फाइलिंग योर रिटर्न। तो एक ये नया चीज़, नज कैंपेन, आपको हर क्वार्टर में आना शुरू हो जाएगा, जो एज ऑफ नाउ ड्राफ्ट में हम लोगों को सुनने में आ रहा है। ओके, तो इस रिजीम्स का मतलब क्या हुआ? सिंप्लीफिकेशन था या पब्लिक को कंट्रोल करना है? देखिए, पब्लिक को कंट्रोल तो पिछला एक्ट भी करा था, ये तो मैं नहीं कहूँगा। इसका मेन पर्पस गवर्नमेंट के पर्सपेक्टिव से जानते हैं, क्योंकि हम लोगों का पर्सपेक्टिव थोड़ा डिफरेंट ही रहेगा। गवर्नमेंट का पर्सपेक्टिव सिंप्लीफिकेशन, ईजियर बनाना, ताकि जनता ईजी कंप्लाई कर सके और जल्दी क्विक काम हो सके। बेसिकली सिंप्लीफिकेशन ही, इसको वन वर्ड में अगर मैं आपको बोलूँ तो इसका मेन गवर्नमेंट का उद्देश्य सिंप्लीफिकेशन ही रहा है। ओल्ड रिजीम और न्यू रिजीम का क्या फ्यूचर है? देखिए, मुझे ऐसा लगता है अभी ओल्ड रजीम कुछ टाइम तक कंटिन्यू रहेगी। अगर उसका मैं मेजर रीज़न बताऊं तो बेसिक पर्पस ये है कि ओल्ड रजीम की वजह से ही एमपीज़ और एमएलएज़ हमारा
जो भी उनको डेली अलाउंसेस रहता है वो एग्जाम्पशन ओल्ड रिजीम में ही मिल पाएगा, न्यू रिजीम में नहीं मिल पाएगा। तो मेरा ये मानना है, विद फुल रिगार्ड टू आवर ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्ट्री एंड CBDT, दे नो हाउ लॉयल आई एम टू CBDT एंड व्हाट आई कीप डूइंग अ लिटिल बिट फॉर CBDT। बट मुझे ये लगता है जब तक डेली अलाउंस का कॉन्सेप्ट MPs और MLAs के लिए रहेगा तो ओल्ड रिजीम अभी ख़त्म नहीं होने वाली। बट हैविंग सेड दैट, फॉर अ कॉमन टैक्स पेयर मुझे ये लगता है कि आज की डेट में 90% प्लस लोगों के लिए न्यू रिजीम ही बेनिफिशियल रहेगी। तो आने वाले धीरे धीरे टाइम में मुझे लगता है कि ओल्ड रिजीम फॉर अ कॉमन टैक्स पेयर बेनिफिशियल नहीं रहेगी। थोड़ा बहुत ये हो सकता है कि टैक्स पेयर्स के लिए जो ज़्यादा सेविंग्स करते हैं, जिनकी 80C 80D ओल्ड टैक्स लॉ में या सेक्शन 24 की रिबेट्स या HRA की रिबेट्स रहती थी, उनके लिए शायद ओल्ड रिजीम बेनिफिशियल रहे। अदरवाइज़ मुझे नहीं लगता कि बाकी किसी के लिए भी ओल्ड रिजीम बेनिफिशियल रहने वाली है। तो क्या ओल्ड रिजीम धीरे धीरे फेड हो जाएगी? धीरे धीरे कम हो जाएगी, फेड नहीं होगी। जैसे मैंने बताया, मुझे लगता है कि जब तक एक दो चीज़ें जो मैंने अभी पिछले वीडियो में डिस्कस करी, जब तक वो चलेगा, या सैलरीड एम्प्लॉयज़ का पुराना जो टैक्स सेविंग्स की गवर्नमेंट की कमिटमेंट्स हैं वो चलेंगी, तो धीरे धीरे कम होती जाएगी। एब्सोल्यूट फेड आउट होगी कि नहीं, ये शायद नहीं हो पाएगी, मुझे नहीं लगता इतना आसान होगा। बट डेफिनेटली गोइंग फॉरवर्ड मुझे ये लगता है कि मोर देन 95%, मोर देन 90% शायद न्यू रिजीम में ही टैक्स भर के बेनिफिट उठाना चाहेंगे लोग। कैरी फॉरवर्ड लॉसेस का ट्रीटमेंट ट्रांजेक्शन में क्या इम्पैक्ट पड़ता है? देखिए, जो GST के टाइम हुआ था 2017 में, ऐसा इनकम टैक्स एक्ट में नहीं है। इसमें गवर्नमेंट ने एब्सोल्युटली क्लैरिफाई कर दिया कि टैक्स पेयर एसएससी आप सेम ही है। वहाँ तो वैट की इंटीग्रेशन हो रही थी, तब कुछ ट्रांजिशन फेज में इशू आया। बट यहाँ पर अगर आपके कोई लेजिटमेट बिजनेस लॉसेज हैं या आपके कुछ कैपिटल गेन लॉसेज हैं, तो एज इट इज़ वो नए टैक्स लॉ में आपके शिफ्ट हो जाएंगे और आप अपनी रिटर्न क्लेम करते हो अपने पुराने लॉसेज को कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। इस चीज़ में गवर्नमेंट का ऑलरेडी क्लैरिफिकेशन आ चुका है और इनकम टैक्स एक्ट 2025 इस चीज़ में बिल्कुल एब्सोल्युटली क्लियर करता है इस बात को। और पुराने केस लॉ का वेटेज क्या रहेगा नए में? ये एक थोड़ा सा एक ग्रे एरिया है। देखिए, पुराने केस लॉज वर डिसाइडेड अपॉन फैक्ट्स ऑफ द केस और जो सेक्शंस उस टाइम प्रिवेलेंट थे। देखिए, एक जूरिस्प्रूडेंस में एक, अगर आप एज ए लॉ स्टूडेंट आप समझ सकते होंगे कि एज अ जूरिस्प्रूडेंस क्या होता है, वो फैक्ट्स पे बेस्ड होता है। जो फैक्ट्स हैं या सब्सटेंस विल प्रिवेल ओवर, बेसिकली यू कैन अंडरस्टैंड कि फैक्ट्स विल प्रिवेल ओवर द समथिंग दैट इज़ रिटन। जो कोर्ट की फाइंडिंग्स हैं दैट विल हैव ग्रेट वेटेज। बट हैविंग सेड दैट, क्योंकि सेक्शन चेंज हो रहे हैं तो कोर्ट्स को एक थोड़ा न्यू व्यू भी लेना पड़ेगा, या एक कंसिडरेट व्यू, या एक बेसिकली सेक्शन की रीडिंग करनी पड़ेगी। बट फिर भी कुछ जो मेरिट्स हैं या जो बेसिक फाइंडिंग्स हुई हैं कोर्ट्स की, वो ऑलवेज प्रिवेल करती हैं। क्योंकि ऐसा नहीं होता कि अगर आप इनकम टैक्स एक्ट में अगर किसी और सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट का, किसी हाई कोर्ट की जजमेंट का कोई लिमिटेशन का पॉइंट लेके आते हैं, वो कोर्ट्स उस चीज़ को ऑनर करती हैं। तो ये मेरा ये मानना है, जो भी आपने अभी तक एज ए स्टूडेंट आपने जो भी आज तक पढ़ाई की है अपने पुराने केस लॉ से रिलेटेड, वो डेफिनेटली इस नए लॉ में काम आएगी। न्यू एक्ट के बाद लैंग्वेज सिंपल हुई है या फिर कंप्लायंस भी सिंपल हुई है? अभी देखिए, कंप्लायंस का तो जस्ट 1 महीना ही पास हुआ है। अब आपने कंप्लायंस की बात करी तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा, ऑलरेडी 100+ चेंजेस तो इस न्यू एक्ट में हो चुके हैं। जो मैंने आपको बताया था 1 अप्रैल 2026 को नोटिफाई हुआ है, ऑलरेडी इस 1 महीने में 100+ ऑलरेडी अमेंडमेंट्स हो चुके हैं। कई बार तो हम लोग सुबह उठते हैं तो हमें ही एक शॉक ऑफ द लाइफ लगता है कि जो हमने कल पढ़ा था वो रीड करना पड़ रहा है। तो डेफिनेटली इनकम टैक्स एक्ट अभी कंप्लायंस, इट्स टू अर्ली टू से, बट द अर्ली इंडिकेटर्स आर दैट if they implement what they are saying, this should get simpler hopefully. ओके, एक चीज और हमने सुना है कि जो टैक्स कंप्लाइंस होती हैं, अगर हम उसमें कोई भी फीडबैक देते हैं गवर्नमेंट की यूटिलिटी से रिलेटेड, उनको कुछ भी कॉल ऑफ करते हैं या आस्क फॉर करते हैं, तो उस पर वो एक्शन लेती हैं या वो डिले पे डिले करती रहती हैं? देखिए, मैं आपको अपना यहाँ पर एक पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगा। रिसेंटली 2025 की बात है। We were called upon by one of the leading tax journals of India to write an article related to safe harbor, जिसमें हमने गवर्नमेंट को 4 इंपॉर्टेंट अपडेट्स या रिक्वेस्ट लेटर्स किए थे। उन चारों को एज इट इज़ गवर्नमेंट ने वहाँ पर एक्सेप्ट किया है। जिसमें हमने सबसे पहला, अगर आप जानना चाहती तो मैं आपको बताना चाहूँगा, सेफ हार्बर इज़ प्रिवेलेंट फॉर ट्रांसफर प्राइसिंग केसेस। कि गवर्नमेंट को हमने 4 बेसिक इंपॉर्टेंट रिक्वेस्ट किए थे, या उस जर्नल में बेसिकली या उस आर्टिकल में हमने रिक्वेस्ट किया था। और एज इट इज़ CBDT was kind enough with special thanks to Mr. Bhaskar as well for reading us and giving us an appreciation for that as well. Basically हमने वहाँ पर
गवर्नमेंट को ये बोला था कि सेफ हार्बर का आप रेट्स जो अभी 17 या 18% है ITES के लिए या KPOs के लिए 22 से 24% है, उसको एक स्टैंडर्ड रेट कर दीजिए। और आई एम डिलाइटेड टू से फाइनेंस मिनिस्टर ने जब अपनी 1 फरवरी की स्पीच में किया था, आई लिटरली stood and basically saluted her and as well as the entire team of CBDT for accepting our request. That tax rate has gone down from 17-18 to 15.5%, and that will definitely bring a lot of companies who are into ITS or in KPO back to India. Basically हमने एक ट्रेंड देखा था, आई एम श्योर आपके ऑडियंस जानते होंगे जो इस फील्ड में डील करते हैं, कि एक ट्रेंड नया आया था कि मलेशिया, फिलीपींस, थाईलैंड and other southeast Vietnam was also coming as a big hub which was taking away a lot of business of our BPOs KPOs, but इस टैक्स क्लैरिटी से, सेफ हार्बर के प्रोविज़न से डेफिनेटली वो इंडिया वापस आएंगी, जिसमें एक डेफिनेटली 15.5% का टैक्स कॉस्ट प्लस 15.5% वॉज अ वेरी वेलकम मूव। सेकेंड सजेशन वॉज इसको 300 करोड़ से हमने ये रिक्वेस्ट की थी कि आप इसको 2000 करोड़ तक कीजिए, वो भी एज इट इज़ मान लिया गया। थर्ड सजेशन था, हमने ये बोला कि हर साल हमारे एसएससीज को रिक्वेस्ट करना पड़ता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को, क्योंकि ऑब्वियसली इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स को अभी सेफ हार्बर के बारे में बहुत कुछ कम पता है, तो उस प्रोविज़न को भी चेंज करके इन्होंने 5 साल कर दिया। और प्लस इसको कंप्लायंस के लिए भी ईजी करने के लिए एटलीस्ट कुछ एक एफर्ट जरूर लिए हैं, जिसमें अभी भी कुछ एक फीडबैक है जो हम अभी भी इस नए एक्ट के आ जाने के बाद गवर्नमेंट को भेजेंगे। तो फिर भी आई विल लाइक टू क्लैरिफाई, ऐसा नहीं है, अगर आप राइट प्लेटफॉर्म पे जाएं और राइट तरीके से अगर रिप्रेजेंट करें तो डेफिनेटली CBDT हैज़ सम वेरी गुड पीपल, हैज़ रादर अ लॉट ऑफ वेरी गुड पीपल वर्किंग विद देम। सो ऐसा नहीं है कि CBDT सुनता है, बट यू नीड टू basically pinpoint and you need to reach the right platform, and if you go in the right direction, if you give good suggestions, definitely this, at least CBDT is listening, and I'm thankful to Finance Minister as well for one of the suggestions that I suggested that has been integrated into entirety in the Finance Act and in this new Income Tax Act. थैंक यू। सो गाइज यू कैन सी कि गवर्नमेंट ने फीडबैक भी लिया और उसको इम्प्लीमेंट भी किया। इट मीन्स कि गवर्नमेंट हमारे फेवर में भी है, इसलिए उन्होंने इनकम टैक्स को थोड़ा सिंप्लीफाई भी किया। अब देखते हैं उसको कैसे कैसे हम धीरे धीरे अपने रूटीन में और डे टू डे प्रैक्टिस में लेकर आते हैं। तो ये हमारा था पार्ट 2। पार्ट 3 में मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, विच विल बी AI इम्पैक्ट ऑन द इनकम टैक्स। तो तब तक के लिए प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड प्लीज कीप फॉलोइंग मेरिट ऑफ मीडिया फॉर सच टाइप ऑफ अपडेट्स।